तो दोस्तों, कक्षा 12 के सभी दोस्तों को, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने कक्षा 12 हिंदी विशिष्ट की एक कहानी है वापसी, उस कहानी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इसकी लेखिका उषा प्रियंवदा है। केंद्रीय भाव देखिए, इसका केंद्रीय भाव का वीडियो देखिए, फिर पूरी कहानी को एक ही वीडियो में समेटने की कोशिश करेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी 2 वीडियो बनाना पड़ेगा। केंद्रीय भाव। आधुनिक हिंदी कथा साहित्य में उषा प्रियंवदा अपनी सहज कथन शैली और यथार्थ के बेजोड़ अंकन में शीर्षस्थ कथाकार हैं। समकालीन जीवन की विसंगतियों और उसकी विशृंखलताओं का चित्रण उन्होंने अपनी कहानियों में न केवल सामाजिक स्तर पर किया है, बल्कि उनके भीतर सक्रिय मनोवैज्ञानिक सूत्रों को उन्होंने अपनी रचनात्मकता का हिस्सा बनाया है। प्रस्तुत कहानी में प्रियंवदा जी ने एक निम्न मध्यम वर्गीय गृहस्थी को आधार बनाकर अपने कथा तंतुओं को बुना है। गजाधर बाबू रेलवे में नौकरी पेशा हैं। वे अपने घर से दूर अकेले रहकर नौकरी करते हैं। घर में पत्नी, 2 लड़के, 1 बहू और विवाह योग्य लड़की है। गजाधर बाबू सेवानिवृत्त होते हैं और अनेक आत्मीय उम्मीदें लेकर अपने घर वापस आते हैं। जिन आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर वे घर आते हैं, वे मृग मरीचिकाएं ही सिद्ध होती हैं। वे घर को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं, किंतु उन्हें एक उपेक्षित वस्तु की तरह कोठरी में डाल दिया जाता है। ना उन्हें पत्नी से वह भाव प्राप्त होता है जिसकी कल्पना मात्र से वे प्रसन्न होकर घर लौटे थे, और ना परिवार के अन्य जनों से अपेक्षित संतुष्टि प्राप्त कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी उपस्थिति ने जैसे उनके घर में ही विक्षोभ उत्पन्न कर दिया। विक्षोभ यानी खलबली उत्पन्न कर दिया। वे एक सेठ की नौकरी का आमंत्रण पाकर घर छोड़कर वापस उसी शहर को चल देते जहां से वे सेवानिवृत्त हुए थे। आगे है इस कहानी का एक केंद्रीय भाव। इसमें कहानी की कथावस्तु में मुख्यतः संबंधों के भीतर आ रही संवेदनहीनता का ही विस्तार है। वैयक्तिक स्वतंत्रता के नाम पर घर के सभी सदस्य अपने राग रंग में डूबे रहते हैं। वे निरंतर असहिष्णु बनते जा रहे हैं। पिता, पुत्र, सास, बहू, इन सब के बीच एक अनात्मीय अंतर फैल रहा है। इसे पीढ़ियों के अंतराल के रूप में यानी जनरेशन गैप के रूप में भी स्वीकार किया जाता है, किंतु इस तरह के परिवेश के दुष्परिणाम गजाधर बाबू जैसे लोगों को भोगने पड़ते हैं। पारिवारिक ऊष्मा से रहित होते जा रहे आज के निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों का सटीक चित्रण कहानी का मुख्य स्वर है। पारिवारिक विघटनों का सूत्रपात पारिवारिक संवेदनहीनता से ही होता है। कहानी एक तरह से पारिवारिक संवेदनाओं को लौटाने की चेष्टा करती है। कहानी के केंद्रीय चरित्र के रूप में गजाधर बाबू हैं। परिवार के लिए निरंतर खटने वाले गजाधर बाबू परिवार से दूर रहकर भी पारिवारिक आसक्तियों में डूबे हुए हैं। आसक्तियाँ मतलब लगाव, किंतु उनकी इन आसक्तियों पर कुठाराघात तब होता है जब वे अपने परिवार के साथ होते हैं। उस परिवार के साथ जो उनकी लंबी अनुपस्थिति में अपनी तरह से जीवन जीने का आदी हो चुका है। उस परिवार के लिए अब गजाधर बाबू केवल आर्थिक आधार भर हैं। इस परिवार से गजाधर बाबू का मोह भंग होता है और वे उससे मुक्त होकर फिर लौट आते हैं अपने एकांत में। पत्नी, लड़की बसंती, लड़के और बहुएं भी इस कहानी में चरित्र के रूप में उपस्थित होते हैं। सभी चरित्रों को लेखिका ने यथार्थ के स्तर पर प्रस्तुत किया है। कहानी मनोविज्ञान के सूक्ष्म तंतुओं से विनिर्मित है और अपनी सामाजिक उपादेयता को प्रकट करती है। कहानी अपने मूल स्वर में हमारे समय के पारिवारिक विखंडन को रोकने का संदेश देती है। कहानी प्रस्तुत है
देखिएगा कहानी का वीडियो। गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान या जमे होना चाहिए, कमरे में जमे सामान पर एक नज़र दौड़ाई। 2 बक्सा, डोलची, बाल्टी या डिब्बा कैसा है गणेशी? यह डिब्बा कैसा है गणेशी? उन्होंने पूछा। गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व, कुछ दुख, कुछ लज्जा से बोला, घरवाली ने कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं, कहा बाबूजी को पसंद थे। अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में भी गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया। दुख, विषाद माने दुख का अनुभव किया। जैसे एक परिचित स्नेह आदरमय सहज संसार से उनका नाता टूट रहा था। कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा, गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधता हुआ बोला। कभी कभी हम लोगों को भी खबर लेते रहिएगा, ये गणेशी ने बिस्तर बांधते हुए बोला। कभी कुछ ज़रूरत हो तो लिखना गणेशी, इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो। अगहन के महीने तक। गणेशी ने अंगोछे के छोर से आंसू पोंछे। अब आप लोग सहारा ना देंगे तो कौन देगा? आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। गजाधर बाबू, आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार थे। रेलवे क्वार्टर का वह कमरा जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से कुरूप और खाली खाली लग रहा था। आंगन में रोपे पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी, पर पत्नी बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में यह बिछो एक दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो गया। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश। 35 साल की नौकरी के बाद वह रिटायर होकर जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी कि जब वह अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इसी आशा के सहारे वह अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता है। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादियां कर दी थी। यानी बड़ा लड़का सबसे बड़ा अमर था और एक लड़की थी बड़ी कांति, दोनों की शादी हो गई थी। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्राय छोटे स्टेशनों पर रहे और उनके बच्चे तथा पत्नी शहर में, जिससे पढ़ाई में बाधा ना हो। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी भी थे। जब परिवार साथ था, ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते, पत्नी से कुछ मनोविनोद करते। उन सबके चले जाने से उनके जीवन में गहन सूनापन भर उठा। खाली क्षणों में उनसे घर में टिका न जाता। कभी प्रकृति के न होने पर भी उन्हें पत्नी की स्नेहपूर्ण बातें याद आती रहती। दोपहर में गर्मी होने पर भी 2 बजे तक आग जलाए रहती थी पत्नी उनकी, और उनके स्टेशन से वापस आने पर गरम गरम रोटियां सेकती। उनके खा चुकने और मना करने पर भी थोड़ा सा कुछ और थाली में परोस देती और बड़े प्यार से आग्रह करती। जब वह थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पा वह रसोई के द्वार पर निकल आती और उनकी सलज्ज आंखें मुस्कुरा उठती। गजाधर बाबू को तब हर छोटी बात भी याद आती है और वह उदास हो उठते। अब कितने वर्षों बाद यह अवसर आया था जब वह फिर उसी स्नेह और आदर के मध्य रहने जा रहे थे। ऐसी कल्पनाएं कर रहे थे वो अभी। टोपी उतारकर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी, जूते खोलकर नीचे खिसका दिए। अंदर से रह रहकर कहों की आवाज़ आ रही थी। इतवार का दिन था। उनके
के सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू के सूखे चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान आ गई। उसी तरह मुस्कुराते हुए वह बिना खांसे अंदर चले आए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमर पर हाथ रखे शायद गत रात्रि की फिल्म में देखे गए किसी नृत्य की नकल कर रहा था और बसंती हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। अमर की बहू को अपने तन बदन आंचल या घूंघट का कोई होश न था। वह उन्मुक्त रूप से हंस रही थी। गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप से बैठ गया। चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया। बहू को होश आया और उसने झट से माथा ढक लिया। केवल बसंती का शरीर रह रहकर हंसी दबाने के प्रयत्न में हिलता रहा। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही थी? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने सिटपटाकर कहा। गजाधर बाबू ने चाहा था कि वह भी मनोविनोद में भाग लेते, पर उनके आते ही जैसे सब कुंठित हो चुप हो गए। इससे उनके मन को थोड़ी सी खिन्नता उपज आई। बैठते हुए बोले, बसंती चाय मुझे भी देना। तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल रही है क्या? बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा। अभी आती ही होंगी, और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाज में चौके में बैठी माँ की राह देखने लगी। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पी, फिर कहा, बिट्टी चाय तो फीकी है, लाइए चीनी और डाल दूं? बसंती बोली, रहने दो, तुम्हारी अम्मा जब आएंगी तब पी लूँगा। थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ में अर्घ का लोटा, अर्घ माने जल चढ़ाने का लोटा, लिए निकली और अशुद्ध स्तुति कहते हुए तुलसी में डाल दिया। उन्हें देखते ही बसंती भी उठ गई। पत्नी ने आकर गजाधर बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले ही बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? गजाधर बाबू के मन में फांसी करक उठी। अपने अपने काम में लग गए हैं, आखिर बच्चे ही हैं। पत्नी आकर चौके में बैठ गई। उन्होंने नाक भौं चढ़ाकर चारों ओर झूठे बर्तनों को देखा, फिर कहा, सारे में झूठे बर्तन पड़े हैं। इस घर में धर्म कर्म कुछ नहीं, पूजा करके सीधे चौके में घुसो। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब उत्तर ना मिला तो एक बार और उच्च स्वर में फिर पति की ओर देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार। और एक लंबी सांस लेकर चुप हो रही। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करते रहे। उन्हें अचानक ही गणेश की याद आ गई। रोज सुबह पैसेंजर के आने से पहले गरम गरम पूरियां और जलेबी बनाता था। गजाधर बाबू जब उठकर तैयार होते, उनके लिए जलेबियां और चाय लाकर रख देता। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच के गिलास में ऊपर तक भरी लबालब, पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुँचे, गणेशी ने चाय पहुँचाने में कभी देर नहीं की। क्या मजाल कि कभी उससे कुछ कहना पड़े। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुन उनके विचारों में व्याघात पहुँचा। वह कह रही थी, सारा दिन इसी खिच में निकल जाता है। इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई। अब इसमें कुछ मुहावरे भी आए हैं, खिच और ये पीटते पीटते। कोई जरा हाथ भी नहीं बटाता। बहू क्या किया करती है? गजाधर बाबू ने पूछा। पड़ी रहती है बसंती को तो फिर कहो कि कॉलेज जाना होता है। गजाधर बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज़ दी। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा, बसंती, आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेवारी तुम पर है। सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएगी। बसंती मुँह लटका कर बोली, बाबूजी, पढ़ना भी तो होता है। गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई, उनके शरीर में अब वह शक्ति नहीं बची है। तुम हो, तुम्हारी भाभी है, दोनों को मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। बसंती चुप रह गई। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी ही नहीं लगता। लगे कैसे? शीला से
ही फुर्सत नहीं। बड़े बड़े लड़के हैं उस घर में, हर वक्त वहाँ घुसा रहना मुझे नहीं सुहाता। मना करूँ तो सुनती नहीं, मना करूँ तो सुनती नहीं। ये किसने कहा? गजाधर बाबू की पत्नी ने। नाश्ता कर गजाधर बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान न बचा था। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी कभी अनायास ही उस अस्थायित्व का अनुभव करने लगते। उन्हें याद हो आती उन रेलगाड़ियों की जो आती और थोड़ी देर रुककर किसी और लक्ष्य की ओर चली जाती। घर छोटा होने के कारण बैठक में ही अब उनका प्रबंध किया था। उनकी पत्नी के पास अंदर का एक छोटा कमरा अवश्य था, पर वह एक और अचारों के मर्तमान माने बर्तन माने बरनियाँ, दाल चावल के कनस्तर और घी के डिब्बों से घिरा था। दूसरी ओर पुरानी रजाइयाँ दरियों में लिपटी हुई और रस्सी में बंधी हुई रखी थी। उनके पास एक बड़े से टीन के बक्से में घर भर के गर्म कपड़े थे। बीच में एक अलगनी बंधी हुई थी। अलगनी माने कपड़े टांगने की एक डंडी, 2 रस्सियों से बांध देते हैं, अलगनी कहलाती, जिस पर प्रायः बसंती के कपड़े लापरवाही से पड़े रहते थे। वह भरसक उस कमरे में नहीं जाते। घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बहू के पास था। तीसरा कमरा जो सामने की ओर था बैठक था। गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें अमर की ससुराल से आया बेंत की 3 कुर्सियों का सेट पड़ा था। बेंत की 3 कुर्सियों का सेट पड़ा था। कुर्सियों पर नीली गद्दियाँ और बहू के हाथों के कड़े कुशन थे। कुशन माने तकिए। जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो अपनी चटाई बैठक में डाल पड़ जाती थी। वह एक दिन चटाई लेकर आई। गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी। वह घर का रवैया देख रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्च कम होना चाहिए। सभी खर्च तो वाजिब हैं, किसका पेट काटूं। यही जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई। ना मन का पहना ना ओढ़ा, ना मन का पहना ना ओढ़ा। गजाधर बाबू ने आहत विस्मित दृष्टि से पत्नी की ओर देखा। उनसे अपनी हैसियत छिपी न थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख करती, यह स्वाभाविक था, लेकिन उनमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत खटका। उनसे यदि राय बात की जाती तो प्रबंध कैसे हो तो उन्हें चिंता कम, संतोष अधिक होता, लेकिन उनसे तो केवल शिकायत की जाती थी, जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए वही जिम्मेदार थे। तुम्हें किस बात की कमी है अमर की माँ? घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपए से ही आदमी अमीर नहीं होता, गजाधर बाबू ने कहा और कहने के साथ ही अनुभव किया। यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी, ऐसी ही कि उनकी पत्नी नहीं समझ सकती। हाँ, बड़ा सुख है ना बहू से, आज रसोई में गई है, देखो क्या होता है, कहकर पत्नी ने आंखें मूंदी और सो गईं। गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रह गए। यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। उन्हें लगा कि वह लावण्यमयी युवती जीवन की राह में कहीं खो गई है और उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उनके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचित है। गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी का भारी सा शरीर बहुत बेडौल और कुरूप लग रहा था। चेहरा श्रीहीन और रूखा था। गजाधर बाबू देर तक निस्संग दृष्टि से पत्नी को देखते रहे और फिर लेटकर छत की ओर ताकने लगे। अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ाकर उठ बैठी।
लो बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद, और वह अंदर भागीं। थोड़ी देर में लौटकर आई तो उनका मुंह फूला हुआ था। देखा, बहू को चौका खुला छोड़ आई। बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी। सभी तो खाने की को हैं। तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारा डिब्बा घी उड़ेल कर रख दिया। सारा डिब्बा घी उड़ेल कर रख दिया। जरा सा दर्द नहीं है। कमाने वाला हाड़ तोड़े और यहाँ चीज़ें लुटें। मुझे तो मालूम था कि यह सब काम किसी के बस का नहीं है। गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेगी तो उनके कान झनझना उठेंगे। होंठ भींचकर करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली। रात का भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया था कि कोर तक न निगला जा सके। गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेन थाली सरकाकर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तुनक कर बोली, ना खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है? तुमसे खाना बनाने को कहा किसने? नरेन चिल्लाया। बाबूजी ने। बाबूजी को बैठे बैठे यही सूझता है। बाबूजी को बैठे बैठे यही सूझता है। आगे, बसंती को उठाकर माँ ने नरेन को मनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया। गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई है, उसे खाना बनाने तक का शऊर नहीं आया? अरे आता सब कुछ है, करना ही नहीं चाहती। पत्नी ने उत्तर दिया। अगली शाम माँ को रसोई में देख कपड़े बदलकर बसंती बाहर आई तो बैठक से गजाधर बाबू ने टोक दिया, कहाँ जा रही हो? पड़ोस में शीला के घर। बसंती ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, अंदर जाकर पढ़ो। गजाधर बाबू ने कड़े स्वर में कहा। कुछ देर अनिश्चित खड़े रहकर बसंती अंदर चली गई। गजाधर बाबू शाम को टहलने चले जाते थे। लौटकर आए तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया? बसंती से शाम से मुँह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। गजाधर बाबू खिन्न हो गए। पत्नी की बात का उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि बसंती की शादी जल्दी ही कर देनी है। उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने लगी। जाना होता तो पिछवाड़े से चली जाती। गजाधर बाबू ने 2-1 बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला, रूठी हुई है। गजाधर बाबू को और रोष हुआ। लड़की के इतने मिजाज जाने को रोक दिया तो पिता से बोलेगी नहीं। फिर उनकी पत्नी ने ही सूचना दी कि अमर अलग रहने की सोच रहा है। क्यों? गजाधर बाबू ने चकित होकर पूछा। पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थीं। उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं और कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बिठाने की जगह नहीं। अमर को अब भी वह छोटा सा समझते हैं और मौके बेमौके टोक देते हैं। बहू को काम करना पड़ता है और सास जब तक फुहड़पन पर ताने देती रहती थी। हमारे आने के पहले भी कभी ऐसी बात हुई थी? गजाधर बाबू ने पूछा। पत्नी ने सिर हिलाकर जताया कि नहीं। पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था। बहू को कोई रोक टोक ना थी। अमर के दोस्तों का प्रायः यहीं अड्डा जमा रहता था। अंदर से नाश्ता चाय तैयार होकर जाता रहता था। बसंती को भी वहीं अच्छा लगता था। गजाधर बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन वह सुबह घूमकर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। अंदर आकर पूछने वाले ही थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने यह कहने को मुँह खोला कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद कर
चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार, रजाई और कनस्तरों के मध्य अपनी चारपाई लगी पाई। गजादार बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांगने को दीवार पर नज़र दौड़ाई, फिर उसे मोड़कर अलगनी के कुछ कपड़े खिसका कर एक किनारे टांग दिया। कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, मन आखिरकार बूढ़ा हो ही था। सुबह शाम कुछ देर टहलने अवश्य चले जाते, पर आते आते तक उठते थे। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा खुला हुआ क्वार्टर याद आ गया। निश्चिंत जीवन, सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, चिरपरिचित चेहरे और पटरी पर रेल के पहियों की खटखट जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह था। तूफान और डाकगाड़ी के इंजनों की चिंगाड़ उनकी अकेली रातों की साथी थी। सेठ रामजी मल के मिल के कुछ लोग कभी कभी पास आ बैठते, वही उनका दायरा था, वही उनके साथी। वह जीवन अब उन्हें एक खोई निधि सा प्रतीत हुआ। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से उन्हें एक बूंद भी न मिली, एक बूंद भी न मिली। चलिए आगे। लेटे हुए वह घर के अंदर से आते विविध स्वरों को सुनते रहे। बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज़, रसोई के बर्तनों की खटपट और उसी में गौरैया का वार्तालाप। और अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर की किसी बात में दखल न देंगे। यदि गृह स्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह यही है तो यही सही, वे यहीं पड़े रहेंगे। अगर कहीं और डाल दी गई तो वहाँ चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं तो अपने ही घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। और उस दिन के बाद सचमुच गजाधर बाबू कुछ नहीं बोले। नरेंद्र मांगने आया तो बिना कारण पूछे उसे रुपए दे दिए। बसंती काफ़ी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोस में रही तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें सबसे बड़ा गम यह था कि उनकी पत्नी ने भी उनमें कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया। वह मन ही मन कितना भार ढो रहे थे, इससे वह अनजान ही बनी रही। बल्कि उन्हें पत्नी के घर के मामले में हस्तक्षेप न करने के कारण शांति ही थी। कभी कभी कह भी उठती, ठीक ही है, आप बीच में ना पड़ा कीजिए, आप बीच में ना पड़ा कीजिए। बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था कर रहे हैं, पढ़े रहें, शादी कर देंगे, पढ़ा रहे हैं, शादी कर देंगे। गजाधर बाबू ने हाथ दृष्टि से पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी व बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र हैं। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने वह 2 वक्त भोजन की थाली रख देने के सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। वह घी और चीनी के डिब्बों में इतनी रमी हुई है कि अब वह उसकी संपूर्ण दुनिया बन गई है। गजाधर बाबू उसके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते। उनका तो अब बेटी की शादी के लिए भी उत्साह बुझ गया। किसी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग न बन सका। उनकी उपस्थिति घर में एक ऐसी असंगत लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। इतने सब निश्चयों के बावजूद भी गजाधर बाबू एक दिन बीच में दखल दे बैठे। पत्नी स्वभावानुसार नौकर की शिकायत कर रही थी, कितना लापरवाह है, बाजार की हर चीज़ में पैसा बनाता है, खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजाधर बाबू को बराबर यह महसूस होता रहता था कि उनके घर का रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज़्यादा है। पत्नी की बात सुनकर लगा कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है, छोटा मोटा काम है। घर में 3 मर्द हैं, कोई ना
कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर छुड़ा दिया। क्यों? कहते हैं खर्च बहुत है। यह वार्तालाप बहुत सीधा सा था, पर जिस टोन में बहू बोली गजाधर बाबू को खटक गया। उस दिन जी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए थे। आलस्य में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई। इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं? बेटे बिटाए कुछ नहीं तो नौकर ही छुड़ा दिया। अगर बाबूजी यह समझें कि मैं साइकिल पर गेहूं का आटा पिसाने जाऊं तो मुझसे यह नहीं होगा। हाँ अम्मा, बसंती का स्वर था, मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं, यह मेरे बस की बात नहीं है। बूढ़े आदमी हैं, अमर भुनभुनाया, चुपचाप पड़े रहें, हर चीज़ में दखल क्यों देते हैं? पत्नी ने बड़े व्यंग से कहा। और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बनाकर रख दिया। बहू कुछ कहे इससे पहले वह चौके में घुस गई। कुछ देर में अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाई तो गजाधर बाबू को लेटे देख बड़ी सिटपिटाई। गजाधर बाबू की मुखमुद्रा से वह उनके भावों का अनुमान लगा ना सकी। वह चुप आंखें बंद किए लेटे रहे। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। फिर वह भीगे हाथ लिए निकली और आंचल से पहुँचते हुए पास आ खड़ी हुई। गजाधर बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजीमल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए वही अच्छा है। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने ही मना कर दिया था। फिर कुछ रुककर जैसे बुझी हुई आग में एक चिंगारी चमक उठे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूँगा। खैर परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं पत्नी ने सकपका कर कहा, मैं चलूँगी तो यहाँ का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सयानी लड़की। बात बीच में काटकर गजाधर बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था, और गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुलाया। गजाधर बाबू का टिन का बक्सा और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया गया। नाश्ते के लिए लड्डू और मटरी की डलिया उस पर रख गजाधर बाबू रिक्शे पर बैठ गए। एक दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली, फिर दूसरी ओर देखने लगे। रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिए ना? बसंती ने उछलकर कहा, भैया हमें भी। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई। बची हुई मटरियों को कटोरदान में रखकर अपने कमरे में लाई और कनस्तरों पर रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। धन्यवाद।